दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी मिशनरी पे। आप लोगों ने देखा होगा मिशनरियों का शिक्षण कार्य, जिसमें डच, डेन, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेजी मिशनरी की बात की थी। जब हम स्वतंत्रता पूर्व की बात कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले उनके बारे में भी जानना है जिनको हम भारत में आधुनिक भारतीय शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है, चार्ल्स ग्रांट। ये ध्यान रखिएगा, एक जीके का सवाल है आपके सामने, यह भी कभी पूछा जा सकता है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे मानते हैं, तो चार्ल्स ग्रांट को। तो इनके आगे बढ़ने के पहले हमें चार्ल्स ग्रांट के बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए। तो आपके सामने दिख रहा होगा कि चार्ल्स ग्रांट ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो भारत में एक कर्मचारी के रूप में आए थे और कई वर्ष तक कार्य किए थे। फिर वो वापस चले गए इंग्लैंड। वहाँ जाने के बाद ओवर 1792 1792 में उन्होंने एक किताब लिखी, ऑब्जर्वेशन ऑन द स्टेट ऑफ सोसाइटी एमंग द एशियाटिक सब्जेक्ट्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन के एशियाई प्रजाजनों की सामाजिक स्थिति का विचार। ध्यान दीजिए, एशियाई प्रजाजनों, प्रजा इसे बोलते हैं जहाँ राजा का जो प्रजा हो, सब्जेक्ट्स हो। तो ग्रेट ब्रिटेन या ब्रिटेन का यहाँ पे शासन तो था ही, चाहे व्यापारिक रूप से चाहे कुछ भी रूप से। और ये बात हो रही है 1792। और आपको याद है कि प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों का यहाँ शासन और सुदृढ़ हो गया। पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी का 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, फिर प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में हुआ। और ये 92 की बात है। तो उन्होंने यहाँ तो सभी लोग प्रजाजन तो हो ही चुके थे। तो ग्रेट ब्रिटेन के एशियाई प्रजाजनों की सामाजिक स्थिति विचार उन्होंने किताब लिखा, जिनमें उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को लताड़ा। और उन्होंने यह किया कि भारत में शिक्षा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। उन्होंने 5 योजना बताया। आपके सामने योजनाएं दिख रही होंगी। पहली योजना थी भारत में विद्यालयों की स्थापना की जाए। दूसरी, उन विद्यालयों में पढ़ाने का माध्यम अंग्रेजी हो। फिर विद्यालयों में अंग्रेजी साहित्य और भाषा का निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था किया जाए, जिससे अंग्रेजी की प्रचार प्रसार हो सके। पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान का प्रसार हो, पश्चिमी। और ईसाई धर्म का व्यापक प्रचार हो। तो उन्होंने 5 योजना प्रस्तुत किया। फिर ग्रांट की धारणा उस समय जो उन्होंने किया वो अक्षरशः लागू तो नहीं हो पाया, लेकिन उनके बताए गए मार्ग, जैसे कि विज्ञान का प्रचार प्रसार, पाश्चात्य ज्ञान का प्रसार प्रचार, विद्यालयों का अंग्रेजीकरण होना, निःशुल्क शिक्षा, विद्यालयों की स्थापना, ये सब चीज़ें आज हम देखते हैं। अधिकाधिक विद्यालयों की स्थापना होती है, अंग्रेजी की बोलबाला है, और क्योंकि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है। फिर उसके साथ ही साथ निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की बात। तो इसलिए जो वर्तमान आधुनिक शिक्षा पद्धति है भारत की, उसका जन्मदाता बोलते हैं। इसलिए ग्रांट को आधुनिक भारतीय शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है भारत में। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं। जब हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता पूर्व की, तो अधिकतर यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ही हमारे अधिकांश स्थानों पर भारत पर शासन व्यवस्था जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेज़ों ने। तो अंग्रेज़ों में ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश इंडिया कंपनी ही अधिक शासन की है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि 31 दिसंबर 1600, आपको याद है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। कब हुआ था? 31 दिसंबर 1600 में। ठीक, वहाँ से व्यापार करने के लिए लोग वहाँ की महारानी से आज्ञा पत्र लेकर आए और 150 वर्षों तक व्यापार पर ध्यान दिए। 150। अब आप देखिए 150 का मतलब क्या होता है? 1600 प्लस 150 कितना हो गया? 0571 1750। मतलब 1750 तक उन्होंने बस व्यापार किया। और आगे एक युद्ध आता है, प्लासी का युद्ध। 1757 कितने में आता है?
1757। अब आप देखिए कि 1600 से लेकर 150 वर्ष तक उन्होंने सिर्फ व्यापार पर ध्यान दिया और कभी कभी वो धर्म प्रचार पर ध्यान देते थे। लेकिन 1757 आपके सामने है, 1757 प्लासी की विजय के बाद, ठीक है, भारत में अंग्रेजों की सत्ता सुदृढ़ होती चली गई। कहाँ कहाँ, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, 3 राज्य, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी उन्हें मिल गई। देखिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा हम आज बोलते हैं ना, उस समय एक ही था, सिर्फ बंगाल या बंग, एकमात्र था बंग। बंग का भंग होता है, बंग का भंग होता है, आपको पता है बंग भंग कब होता है? 1905 में लॉर्ड कर्जन बंग भंग होता है। बंग भंग होने के बाद 3 राज्य बनते हैं, जिसको हम आज बोलते हैं वेस्ट बंगाल, दूसरा बिहार और तीसरा ओडिशा। 3 राज्य बने, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तो यही इसमें दिखाया गया है कि 1757 के प्लासी युद्ध के पश्चात 1757 के प्लासी युद्ध के पश्चात बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी उन्हें प्राप्त हो गई और पर्याप्त भूभाग पर उनका शासन व्यवस्था चलने लगा। अब जहाँ पे हम शासन व्यवस्था चलाते हैं, एक मात्र से हमको कहीं शासन चलाना है तो हमें अपने विचारधारा के लोगों को भी तो पैदा करना होगा। तो उस विचारधारा को देने के लिए एकमात्र क्योंकि ईसाई सभी धर्म तो कर सभी लोग तो ईसाईयत अपना नहीं सकते, तो एकमात्र रास्ता उनको सामने आया, शिक्षा नीति। तब 1857 के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो भारतीय शिक्षा पर ध्यान देने लगी। और कैसे ध्यान देने लगी, क्या क्या हुआ, आगे आगे अग्र लिखित है, आगे आप देखेंगे अगले स्लाइड्स में। मेरे ख्याल से आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे देखते हैं, उन्होंने सबसे पहले क्या काम किया, प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की, क्योंकि अब सीधे उच्च शिक्षा में तो हम अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकते, तो हमें कहाँ शुरू करना पड़ेगा, प्राथमिक शिक्षा से। ठीक, उसके बाद उन्होंने एक बनाया। अब जब ये हुआ तो उन्होंने सोचा कि अब अधिकांश यह समय मुस्लिम शासकों का रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जब आपको पता है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में उनको दीवानी मिल गई थी, तो उन्होंने पहला काम उसके बाद उन्होंने किया, कलकत्ता मदरसा बनवाया। सन याद कर लीजिएगा, 1781। 1781 में उन्होंने कलकत्ता में मदरसा बनवाया। किसने बनवाया? एक विद्वान था, गवर्नर जनरल था, जो बांग्ला और फारसी दोनों जानता था। बांग्ला, अच्छा कभी ये सोचिए, आपके दिमाग में आया कि वारेन हेस्टिंग को ही क्यों रखा गया? वारेन हेस्टिंग को ही क्यों रखा गया? क्योंकि उसको बांग्ला भी आती थी, फारसी भी आती थी। और उर्दू या फारसी आज भी हमारे कानून में, या आप कचहरी में जाइए ना, कचहरी खुद ही उर्दू शब्द है। खतौनी, खसरा, जो भी हो, मुवक्किल, मुजरिम, सब है। तो वही चीज़ दीवानी मिल गया था। तो वारेन हेस्टिंग को ही क्यों चुना गया गवर्नर जनरल के लिए? क्योंकि उसको बंगला आती थी और हमें बंगाल का दीवानी मिला था, तो इसलिए वारेन हेस्टिंग को चुना गया। तो वारेन हेस्टिंग ने क्या किया, 1781 में उसने मदरसा की स्थापना किया, जिसकी शिक्षा की अवधि 7 वर्ष थी। और उसमें दूर दूर के बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, कश्मीर के, कर्नाटक के, गुजरात के, जिसमें दर्शन, अंग्रेज, रेखागणित, तर्कशास्त्र, नक्षत्र विद्या, मुस्लिम कानून की पढ़ाई होती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद जब मुस्लिमों का हुआ तो हिंदू नाखुश हो गए। तो हिंदुओं को खुश करने के लिए बनारस में, काशी में बनारस संस्कृत कॉलेज 1791 में जोनाथन डंकन, जो यहाँ का
अब गवर्नर जनरल एक था, जगह जगह प्रांतीय होते थे, रेजिडेंट बोलते थे उनको। तो जनरल डंकन ने 1791 में किया। अब आप जानते हैं आज भी वो विद्यालय स्थित है, अभी भी है वो विद्यालय, जिसको हम संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बोलते हैं, 1791 में। और यहाँ पे हिंदू धर्म का सिद्धांत, न्याय, कानून, तर्कशास्त्र आदि पढ़ाया जाता था। और इस स्थापना के पीछे एक था कि मुस्लिम युवकों के लिए तो कलकत्ता में मदरसा बन चुका था, तो हिंदुओं के लिए क्या हुआ था, बनारस जो कि यहाँ धर्म प्राचीन काल से धर्म की केंद्र रहा हुआ है हिंदू धर्म का, तो यहाँ पर संस्कृत कॉलेज हो गया 1791 में, और मदरसा 1781 में। 10 साल बाद, ये याद करने का, 1781, 10 साल बाद 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज। उसके बाद आता है फोर्ट विलियम कॉलेज, आप लोगों ने पीछे का ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब आता है फोर्ट विलियम कॉलेज। लॉर्ड वेजली ने कलकत्ता में ही 1800 में, देखिए 3 सन आपको याद करना है, 1781 कलकत्ता मदरसा, 1791 बनारस संस्कृत कॉलेज, और अगला आ गया 1800 में फोर्ट विलियम। फिर से चलते हैं। अच्छा ठीक है, ये बताइए कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में इस कॉलेज का स्थापना किया, जिसमें बड़े 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 लोग अध्यापक थे, जैसे डॉक्टर के कोलब्रुक, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आप लोगों ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम पढ़ा भी होगा, हो सकता है पढ़ा नाम जहाँ सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि महिला शिक्षा के उन्होंने बहुत सा काम किया। और आधुनिक उर्दू के जनक, यहाँ पे के ऊपर अलग हो गया है, तो आधुनिक उर्दू के जनक गिल क्राइस्ट यहाँ पे प्रिंसिपल रहे कुछ कुछ समय तक। ठीक है, आगे हम चलते हैं। ओह सॉरी, ये जो है पूना है, पूना, पूना न कि पूरा, पूना है, पूना। ठीक है, पूना संस्कृत कॉलेज, पूना संस्कृत कॉलेज है, सॉरी ये गलती हो गई, ये पूना होना चाहिए। 1818 में अंतिम पेशवा युद्ध हुआ पेशवा से, अंतिम वहाँ पेशवा का शासन चला गया, तो वहाँ से 5 लाख रुपया दक्षिण के ब्राह्मणों को जाता था। और ब्राह्मणों को खुश करने के लिए कि पेशवा का पर शासन अंग्रेजों का हो गया, खुश करने के लिए उन्होंने वहाँ एल्फिंस्टन ने 1821 में पूना पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना की है। ठीक है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया, अब हमें ये भी देखना है भारतीय प्रयास कौन कौन से हुए। तो अब आगे पहला है विद्या मंदिर योजना। पंडित रविशंकर शुक्ल ने 1938-39 में 80 विद्यालय खोले। ये लेकिन हालांकि यह योजना सफल नहीं हो पाई, लेकिन इसमें राष्ट्रवादी विचारधारा, राष्ट्रवादता झलकता रहा। फिर आया वॉलंटरी स्कूल योजना में वॉलंटरी मतलब होता है कि सभी लोगों का सहयोग। तो बम्बई में सभी लोगों के सहयोग के साथ 1938 में ही यह योजना शुरू हुई, जो ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए थे। बहुत हद तक सफलता मिला, लेकिन बहुता जोगी मठ का उजाड़, बहुत लोग उसमें हो गए, इसलिए ज़्यादा चला नहीं है। फिर अंतिम एक प्रयास आता है जो जीके का है, और अक्सर आपसे पूछता है कि बेसिक शिक्षा योजना कौन लाया था, तो ध्यान रखिएगा, बेसिक शिक्षा योजना महात्मा गांधी जी ने ले आया था जिसकी शुरुआत उन्होंने 1938 में की थी। बेसिक शिक्षा योजना महात्मा गांधी ने 1938 में शुरुआत किया था। उन्होंने वर्धा, जो महाराष्ट्र में आज भी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में है, वहाँ पे अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन किया, और वहीं पे उन्होंने 1902 प्रतिवेदन के बाद 37 और 38 के बाद उन्होंने यह निकाला कि बेसिक शिक्षा योजना होना चाहिए, जहाँ पे श्रम, हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट, धर्म, दर्शन, विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में घर पर ही सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।